क्या आप जानते हैं कि मोबाइल की नीली रोशनी में सिर्फ चेहरा नहीं चमकता, बल्कि कभी कभी मौत की परछाई भी खिंची चली आती है। ईशान, एक आम लड़का जो एक साधारण जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक स्वाइप ने उसकी किस्मत को नर्क के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। राजस्थान की तपती रेत से उठी एक ऐसी प्यास जो पानी से नहीं, इंसानी खून से बुझती है। वो खूबसूरत है, वो जवान है, लेकिन वो इंसान नहीं है। वो है एक उम्र चुराने वाली चुड़ैल। अपनी धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप अपना फोन अकेले में चलाने से डरेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो नई जनरेशन की है। जितने भी यंग मैन हमारे दोस्त हैं नई जनरेशन के, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और कहीं ना कहीं वह ऐसी गलती कर देते हैं जाने अनजाने में, जिसकी बाद में कोई भी माफी नहीं हो सकती। दोस्तों, ये कहानी भी ऐसे ही एक लड़के की है जो कि एक डेटिंग ऐप से एक लड़की से दोस्ती करता है और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये स्टोरी हमारे एक दोस्त ने हमको शेयर की है जो कि दिल्ली में ही रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। और जितने भी हमारे नए दोस्त कहानी सुनने आए हैं वो हमारी कहानी लास्ट तक सुने, और कहानी सुनाने के बाद आपको लगे कि कहानी में कुछ बात है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो कहानी को शुरू करते हैं। ईशान दिल्ली के एक पुराने इलाके के एक तंग कमरे में रहता था। एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का, जिसके सपने उसकी जेब से हमेशा बड़े होते थे। दिन भर कॉलेज की भागदौड़ और रात को वही सूनी दीवारें। शहर की इस भीड़ में ईशान को हमेशा एक साथी की कमी महसूस होती थी। एक रात जब शहर की शोर शराबे वाली सड़कें शांत हो चुकी थी, ईशान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ फोन चला रहा था। अचानक एक नए डेटिंग ऐप का नोटिफिकेशन उसकी स्क्रीन पर पॉपअप हुआ। बिना ज्यादा सोचे उसने उसे इंस्टॉल कर लिया। प्रोफाइल स्वाइप करते करते उसकी उंगलियां एक तस्वीर पर रुक गई। नाम था नव्या। तस्वीर में दिख रही लड़की की खूबसूरती ऐसी थी कि ईशान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें गहरी और काली थी, इतनी गहरी कि जैसे वो स्क्रीन के पार से ही ईशान के वजूद को पढ़ रही हो। उसका पहनावा राजस्थानी शैली का था, जिसमें चांदी के भारी गहने उसकी गोरी रंगत पर और भी चमक रहे थे। उसकी लोकेशन जैसलमेर दिखा रही थी। ईशान ने जैसे ही उसे लाइक किया, स्क्रीन पर तुरंत मैसेज आया, मैंने तुम्हारा ही इंतजार किया था ईशान। ईशान चौंक गया। उसने तो अभी तक अपनी प्रोफाइल पूरी तरह भरी भी नहीं थी। फिर उसे उसका नाम कैसे पता चला? उसने टाइप किया, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और तुम इतनी जल्दी ऑनलाइन कैसे आ गई? नव्या का जवाब आया, किस्मत जब पुकारती है तो नाम और वक्त के मायने खत्म हो जाते हैं। तुम दिल्ली में अकेले हो ना? तुम्हारी ये तन्हाई मेरे पास तक महसूस हो रही है। ईशान को उसकी बातें जादुई और थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसकी खूबसूरती के जादू में वो खो चुका था। जैसे जैसे रात के 2 बजे कमरे की हवा ठंडी होने लगी, ईशान को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन के पीछे कोई गर्म सांसें छोड़ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी नव्या का एक और मैसेज आया, पीछे मत देखो ईशान, मैं अभी वहां नहीं हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बहुत करीब आ सकती हूं। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी जैसी जवानी को पाने के लिए लोग सदियों का इंतजार करते हैं। ईशान के हाथ कांपने लगे। उसने मजाक में लिखा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कोई डायन हो। उधर से कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। अचानक ईशान के फोन की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। कैमरे का फ्लैश अपने आप जलने और बुझने लगा। फिर एक ऑडियो मैसेज आया। ईशान ने कांपते हाथों से प्ले बटन दबाया। उस मैसेज में नव्या की आवाज नहीं थी, बल्कि रेगिस्तान की तेज हवाओं के बीच किसी के चीखने और हड्डियां चबाने जैसी आवाजें आ रही थी। और आखिर में एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी,
खूबसूरत खाल के नीचे खून बहुत मीठा होता है। मैं आ रही हूं अपना हिस्सा लेने। ईशान ने डर के मारे फोन पटक दिया। तभी उसके कमरे की बिजली गुल हो गई। अंधेरे में उसे अपनी खिड़की के बाहर दो जलती हुई लाल आंखें दिखाई दी जो उसे घूर रही थी। वो आंखें ठीक वैसी ही थी जैसी नव्या की तस्वीर में थी, लेकिन उनमें अब प्यार नहीं बल्कि एक डरावनी भूख थी। राजस्थान की एक सदियों पुरानी चुड़ैल ने अपना नया शिकार चुन लिया था। उसे अपनी झुर्रियां मिटाने के लिए ईशान के जवान खून की जरूरत थी, और ये तो बस शुरुआत थी। ईशान की जिंदगी का ये डर अब किस मोड़ पर जाएगा? क्या वो इस खूनी जाल से बच पाएगा? ईशान उस रात सो नहीं सका। खिड़की के बाहर वो जलती हुई लाल आंखें गायब तो हो गई थी, लेकिन उनके होने का एहसास कमरे की हवा में जम गया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने सबसे पहला काम किया, उस डेटिंग ऐप को डिलीट करना। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि ऐप हटाने से वो साया भी चला जाएगा, लेकिन वह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कॉलेज जाने के लिए जब ईशान तैयार हो रहा था तो उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा सोख ली हो। जैसे ही उसने अपने गले पर हाथ लगाया, उसे वहां एक छोटा सा नीला निशान दिखा, जैसे किसी ने सुई चुभाई हो या किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। कॉलेज की कैंटीन में बैठा ईशान अपने ख्यालों में खोया था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन देखा और उसके हाथ से चाय का गिलास छूट गया। ऐप डिलीट होने के बाद भी उसके व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। उस नंबर का कंट्री कोड भारत का नहीं बल्कि कुछ अजीब सा था। मैसेज में एक फोटो थी। वह फोटो ईशान की थी, जो उसने अभी 5 मिनट पहले कैंटीन में बैठते हुए खींची भी नहीं थी। उस फोटो में ईशान अकेला नहीं था। उसके पीछे एक धुंधला सा साया खड़ा था, जिसकी लंबी उंगलियां ईशान के कंधे पर टिकी थी। नीचे मैसेज लिखा था, मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो ईशान। खाल हटा देने से रूह का नाता नहीं टूटता। तुम मेरे हो और तुम्हारी ये जवानी अब मेरी अमानत है। ईशान का गला सूख गया। उसने उस नंबर को ब्लॉक करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, फोन की स्क्रीन पूरी तरह लाल हो गई। फोन से एक तीखी, चुभने वाली आवाज निकलने लगी, जैसे कोई कांच पर नाखून रगड़ रहा हो। पूरी कैंटीन में लोग उसे देखने लगे, लेकिन ईशान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस अपने कान के पास वही राजस्थानी लहजे वाली आवाज सुनाई दी, आज रात मैं तुम्हारे कमरे में मिलूंगी, अपनी खिड़की खुली रखना। ईशान बदहवास होकर अपने घर की ओर भागा। वो दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर था, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। हर बार जब वो पीछे मुड़ता, उसे भीड़ में वही राजस्थानी कपड़ों वाली लड़की नव्या की झलक दिखती, जो उसे देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराती और गायब हो जाती। शाम होते होते ईशान ने अपने कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। उसने भगवान की तस्वीरें दीवार पर लगा दी और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढला, कमरे की स्थिति बदलने लगी। दीवारों से अचानक पानी की जगह रेत, रेगिस्तान की धूल रिसने लगी। कमरे में मरे हुए चूहों जैसी एक असहनीय बदबू फैल गई। ईशान बिस्तर के कोने में दुबक गया। अचानक उसके कमरे का पंखा अपने आप तेज गति से चलने लगा। बिजली के बल्ब टिमटिमाने लगे और फिर एक धमाके के साथ फूट गए। अंधेरे में ईशान को अपने बिस्तर के पायताने पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। बिस्तर का गद्दा एक तरफ झुक गया। उसने कांपते हुए अपनी फोन की टॉर्च जलाई। सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर धूल में किसी के पैरों के निशान बन रहे थे। नंगे पैर जो ईशान की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ फर्श पर खून के धब्बे उभर रहे थे। तभी ईशान को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर कोई ठंडी चीज रेंग रही है। उसने ऊपर देखा और उसकी चीख निकल गई।
छत पर छिपकली की तरह चिपकी हुई एक औरत थी। उसका चेहरा वही था, नव्या का, लेकिन अब उसकी खाल लटक रही थी, जैसे वो बहुत पुरानी हो। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके दांत किसी भेड़िए की तरह नुकीले थे। उसने अपना हाथ ईशान के चेहरे की ओर बढ़ाया और फुसफुसाई, सिर्फ थोड़ा सा खून ईशान, बस थोड़ा सा। देख, मेरी खाल कितनी सिकुड़ गई है। तेरी एक बूंद मुझे 10 साल छोटी कर देगी। ईशान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए थे। उस चुड़ैल ने अपनी लंबी जीभ निकाली और ईशान के गाल पर फेर दी। ईशान को ऐसा लगा जैसे किसी ने जलता हुआ तेजाब उसके चेहरे पर डाल दिया हो। तभी बाहर से किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। ईशान, बेटा, दरवाजा खोल। क्या हुआ? वो उसके मकान मालिक की आवाज थी। जैसे ही आवाज आई, वो साया अचानक गायब हो गया। बिजली वापस आ गई। ईशान पसीने से लथपथ फर्श पर गिरा था। जब उसने शीशे में देखा तो उसके चेहरे का वो हिस्सा जिसे चुड़ैल ने छुआ था, अब वहां झुर्रियां पड़ चुकी थी। वह एक 20 साल के लड़के की जगह 40 साल का बूढ़ा लग रहा था। नव्या ने उसकी उम्र चुराना शुरू कर दिया था। क्या ईशान अगले दिन तक जीवित बचेगा? क्या उसकी ये बूढ़ी होती काया उसे मौत की नींद सुला देगी? मकान मालिक की आवाज ने उस पल के लिए मौत को टाल दिया था, लेकिन ईशान के लिए अब कुछ भी सामान्य नहीं था। जब उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो मकान मालिक उसे देखकर पीछे हट गया। ईशान, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने बीमार क्यों लग रहे हो? ईशान के पास कोई जवाब नहीं था। वो कैसे बताता कि एक अदृश्य रूह उसकी जवानी को दीमक की तरह चाट रही है। उसने बस इतना कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और दरवाजा बंद कर लिया। आईने में अपनी लटकती हुई खाल और सफेद होते बालों को देखकर ईशान की रूह कांप गई। वो समझ गया था कि नव्या सिर्फ उसका खून नहीं पी रही, वो उसका समय पी रही है। उसने पागलों की तरह इंटरनेट पर राजस्थान की उम्र चुराने वाली चुड़ैल के बारे में खोजना शुरू किया। पुराने ब्लॉग्स और लोक कथाओं के पन्नों को पलटते हुए उसकी नजर एक लेख पर पड़ी। उसमें लिखा था, देह भक्षिका। ये वो तांत्रिक महिलाएं थी जो सदियों पहले काले जादू के दम पर अपनी मौत को मात देती थी। उन्हें अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए हर पूर्णमासी से पहले एक जवान पुरुष की बलि देनी होती थी। वे शिकार को पहले मानसिक रूप से तोड़ती है, फिर धीरे धीरे उसका यौवन सोखती है और अंत में उसे एक सूखे कंकाल में बदलकर छोड़ देती है। तभी ईशान के फोन की स्क्रीन फिर से जल उठी। इस बार कोई मैसेज नहीं था, बल्कि एक वीडियो कॉल आ रहा था। नंबर वही था। डर और मजबूरी के बीच ईशान ने कॉल उठाया। स्क्रीन पर जैसलमेर के किले का एक सुनसान हिस्सा दिख रहा था। कैमरा घूमा और सामने नव्या थी। वो अब पहले से कहीं ज्यादा जवान और खूबसूरत लग रही थी। उसके होठों पर वही गुलाबी चमक थी जो कल तक ईशान के चेहरे पर थी। नव्या खिलखिलाकर हंसी। उसकी आवाज में अब सैकड़ों औरतों की आवाजें मिली हुई थी। देख रहे हो ईशान, तुम्हारी जवानी मुझ पर कितनी फब रही है। तुम्हारी आंखों की रोशनी अब मेरी आंखों में चमक रही है। ईशान चिल्लाया, मुझसे क्या चाहती हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। नव्या का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई और चेहरे की खाल फटने लगी। मुझे तुम्हारी मौत नहीं, तुम्हारी जिंदगी चाहिए। आज रात जब चांद अपने पूरे शबाब पर होगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगी और जब मैं वापस जाऊंगी, तुम इस दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान बनकर दम तोड़ोगे। ईशान ने फोन फेंक दिया। उसे पता था कि भागने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोचा कि शायद किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर जाने से जान बच जाए। वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियां उतरनी शुरू की, उसे महसूस हुआ कि सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। वो जितनी तेजी से नीचे उतरता, सीढ़ियां
उतनी ही लंबी होती जाती। चारों तरफ की दीवारें अब ईंटों की नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों की बनी हुई महसूस होने लगी। गलियारे में राजस्थानी लोक संगीत की एक धीमी और डरावनी धुन गूंजने लगी, पधारो म्हारे देश। लेकिन यह आमंत्रण नहीं, एक चेतावनी थी। अचानक उसे अपने पीछे पायल की छन छन सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। गलियारे के अंत में नव्या खड़ी थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना था, लेकिन उस जोड़े से खून टपक रहा था। वो हवा में तैरती हुई ईशान की तरफ बढ़ने लगी। उसकी उंगलियां अब चाकू की तरह लंबी और नुकीली थी। ईशान अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा और अपने कमरे में घुसकर कुंडी लगा ली। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। बाहर दिल्ली का शहर नहीं था। खिड़की के बाहर मीलों तक फैला हुआ तपता हुआ रेगिस्तान और पुरानी कब्रें थी। वो अब दिल्ली में नहीं था। चुड़ैल ने उसे एक मायाजाल, इल्यूशन में कैद कर लिया था। कमरे की छत से धीरे धीरे खून की बूंदें ईशान के सिर पर गिरने लगी। उसने ऊपर देखा। छत पर नव्या उल्टी लटकी हुई थी। उसका मुंह पूरा खुला था और उसमें से काले रंग का गाढ़ा तरल टपक रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, समय खत्म हुआ ईशान, अपनी आखिरी सांस मुझे सौंप दो। ईशान के शरीर में अचानक तेज दर्द उठा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी नसों से खींचकर कुछ बाहर निकाल रहा हो। उसके हाथ पैर सूख कर लकड़ी जैसे होने लगे। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज एक बूढ़े आदमी की घरघराहट बनकर रह गई। क्या ईशान इस मायाजाल से बाहर निकल पाएगा, या अगली सुबह उसकी सूखी हुई लाश उस कमरे में मिलेगी? ईशान की आवाज उसका साथ छोड़ चुकी थी। उसकी छाती में ऐसी जलन हो रही थी जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला उसके फेफड़ों में रख दिया हो। छत पर लटकी नव्या की वो डरावनी आकृति धीरे धीरे नीचे फर्श पर उतरी। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। जैसे ही उसके पैर फर्श के करीब आए, वहां की कंक्रीट की जमीन अचानक रेगिस्तानी रेत में बदलने लगी। ईशान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब उसका अपना नहीं रहा था। उसके घुटनों में इतना दर्द था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने नीचे देखा। उसके जवान हाथ अब झुर्रियों से भर चुके थे। नाखून पीले पड़कर टूटने लगे थे। नव्या ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। इतना डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें मार नहीं रही, मैं तो तुम्हें अमर कर रही हूं। अपनी यादों में, अपने खून में। अचानक कमरे के कोने से एक अजीब सी खुरचने की आवाज आई। ईशान की नजर वहां गई। उसके कमरे की दीवार पर लगा हुआ कैलेंडर अपने आप फटने लगा और पन्ने तेजी से पीछे की तरफ गिरने लगे। 2026, 2010, 1990, 1950 साल पीछे जा रहे थे। कमरा अब आधुनिक नहीं लग रहा था। दीवार के पेंट उखड़ गए और वहां पुरानी नक्काशीदार पत्थर की दीवारें उभर आई। ईशान समझ गया, नव्या उसे वक्त के पीछे ले जा रही थी, वहां जहां उसकी असलियत छिपी थी। नव्या ने ईशान का जबड़ा अपने बर्फीले हाथों से पकड़ा। उसकी आंखों में झांकते हुए वह बोली, तुमने सोचा था कि तुम बस एक लड़की से बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें उस ऐप पर नहीं चुना था ईशान, मैंने तुम्हें सदियों पहले चुन लिया था। तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे कबीले के साथ जो किया था, उसका कर्ज तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। तभी ईशान को एक पुरानी धुंधली याद आई, जो शायद उसकी नहीं बल्कि उसके किसी पूर्वज की थी। उसे तलवारों की खनखनाहट, चीखें और जलते हुए घर दिखाई देने लगे। उसने देखा कि कैसे एक सुंदर स्त्री को चुड़ैल कहकर रेगिस्तान की रेत में जिंदा दफनाया जा रहा था। वह स्त्री कोई और नहीं, नव्या ही थी। ईशान की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, तो ये बदला है। नव्या की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी, जिससे दीवारों पर लगे पत्थर चटकने लगे। बदला बहुत छोटा शब्द है। ये मेरी भूख है। जब मुझे दफनाया गया
तो मैंने रेत को अपना गवाह बनाया था। तब से मैं हर 100 साल में लौटती हूं, उसी खानदान के सबसे जवान लड़के को ढूंढती हूं और उसका सारा जीवन पी जाती हूं। नव्या ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां ईशान की गर्दन पर रख दी। ईशान को महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर का बचा कुचा जीवन अब खिंचकर नव्या की उंगलियों के जरिए उसके शरीर में जा रहा है। नव्या का चेहरा अब और भी ज्यादा दैवीय रूप से सुंदर होने लगा, जबकि ईशान का शरीर एक सूखे हुए पेड़ की टहनी जैसा होता जा रहा था। तभी ईशान के हाथ को फर्श पर कुछ महसूस हुआ। वहां एक पुराना तांबे का ताबीज पड़ा था, जो शायद दीवार के टूटने पर किसी पुराने छेद से गिरा था। यह वही ताबीज था जिसे ईशान की दादी ने बचपन में उसके गले में बांधा था, लेकिन उसने उसे अंधविश्वास मानकर उतार फेंका था। जैसे ही ईशान की उंगलियों ने उस ताबीज को छुआ, कमरे में एक बिजली जैसी लहर दौड़ी। नव्या ने एक दर्दनाक चीख मारी और पीछे हट गई। उसके हाथों पर छाले पड़ गए, जैसे उसने जलता हुआ लोहा छू लिया हो। ये यहां कैसे आया? नव्या की आवाज में अब डर था। ईशान को समझ आ गया कि यही उसका एकमात्र मौका है। उसने अपनी बची कुची ताकत जुटाई और उस ताबीज को कसकर पकड़ लिया। ताबीज से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जिसने कमरे की उस काली परछाई को काटना शुरू कर दिया। नव्या का चेहरा फिर से डरावना होने लगा। उसकी खाल फटने लगी और उसके अंदर से वही पुरानी सड़ी हुई रूह दिखाई देने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हारी रूह की गहराई तक उतर चुकी हूं। उसने झपट्टा मारा, लेकिन ताबीज की रोशनी ने उसे रोक दिया। हालांकि ईशान की हालत अब बहुत नाजुक थी। वह एक 90 साल के बूढ़े के शरीर में कैद था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसे पता था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ताबीज के होते हुए भी वो बुढ़ापे से मर जाएगा। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली। बाहर अब दिल्ली की सड़कें नहीं, बल्कि जैसलमेर का वो पुराना खंडहर था जहां नव्या की कब्र थी। वहीं से एक साया ईशान की ओर बढ़ने लगा। क्या वह साया ईशान की मदद करने आया है या नव्या की भूख मिटाने? क्या ईशान अपनी जवानी वापस पा सकेगा? ताबीज की रोशनी ने नव्या को पीछे तो धकेल दिया था, लेकिन ईशान के पास अब वक्त की भारी कमी थी। उसकी सांसें किसी पुरानी फटी हुई धौंकनी की तरह चल रही थी। हर धड़कन के साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिल अब और बोझ नहीं उठा पाएगा। वह ताबीज उसके हाथ में था, पर उसका अपना जिस्म एक जर्जर इमारत की तरह ढहने को तैयार था। खिड़की से जो साया कमरे के अंदर दाखिल हुआ, वह कोई इंसान नहीं था। वह एक बूढ़ा, धूल से सना हुआ आकृति थी, जिसके शरीर पर फटे पुराने राजस्थानी वस्त्र थे। उसके हाथ में एक इकतारा था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे। नव्या उस आकृति को देखकर दहाड़ी, बाबा, आप यहां क्यों आए? ये शिकार मेरा है, सदियों की प्यास बुझाने का हक है मेरा। उस अंधे बूढ़े ने अपनी सूखी आवाज में कहा, नव्या, प्यास खून से बुझती है, नफरत से नहीं। तूने इस निर्दोष को उस गुनाह की सजा दी जो इसके पुरखों ने किया था, लेकिन तू भूल गई कि इस ताबीज के अंदर उस इंसान की दुआएं हैं जिसने तुझे बचाने की कोशिश की थी। ईशान ने धुंधली आंखों से उस बूढ़े की तरफ देखा। वह समझ गया कि यह वही तांत्रिक है जिसने नव्या को दफनाने के वक्त उसे रोकने की कोशिश की थी, या शायद उसका कोई रखवाला था। नव्या का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने अपने नाखून फर्श पर गड़ा दिए। दुआएं? उन्होंने मुझे पत्थर मार मार कर मार डाला। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। उसने एक भयानक चीख मारी और अपनी पूरी ताकत से उस ताबीज की रोशनी पर हमला किया। कमरे में एक ऐसा धमाका हुआ कि ईशान दूर दीवार से जा टकराया। ताबीज उसके हाथ से छूटकर कमरे के बीच में गिर गया। रोशनी बुझ गई। अंधेरे ने फिर से पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। नव्या अब ईशान के ऊपर मंडरा रही थी। उसकी लंबी उंगलियां ईशान की छाती के अंदर धंसने लगी।
वो उसका बचा कुचा जीवन निचोड़ लेना चाहती थी। अब देखो ईशान, तुम्हारी रगों का आखिरी कतरा भी मेरा होगा। नव्या ने अपना मुंह ईशान के गले के पास कर लिया, लेकिन तभी उस बूढ़े बाबा ने अपने इकतारे का एक तार जोर से खींचा। एक ऐसी गूंज पैदा हुई जिसने ईशान के कमरे की दीवारों को हिला कर रख दिया। बाबा चिल्लाए, ईशान, अपनी यादों में पीछे जाओ। उस ऐप को याद मत करो, उस नफरत को याद मत करो, उस प्यार को याद करो जो तुम्हारी मां ने तुम्हें दिया था। उस ताबीज की ताकत को अपनी रूह से जोड़ो। ईशान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति समेटी। उसने कल्पना की कि उसकी जवानी नव्या के पास नहीं है, बल्कि उसके अंदर ही दबी हुई है। उसने उस पुराने ताबीज की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जो अब मिट्टी में दब चुका था। जैसे ही उसकी उंगलियों ने फिर से ताबीज को छुआ, उसे महसूस हुआ कि ताबीज गर्म हो रहा है। वह अब सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, वह एक चाबी थी। ईशान ने अपने मन में चीख कर कहा, वापस ले लो, मेरा जो है उसे वापस लौटाओ। अचानक एक चमत्कार हुआ। नव्या के शरीर से सुनहरी रोशनी की किरणें फूटने लगी। वह चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी जवानी, मेरी खाल। नव्या का शरीर हवा में झटके खाने लगा। वह जितनी जवानी ईशान से चुराई थी, वो वापस ईशान की तरफ बहने लगी। ईशान के सफेद बाल धीरे धीरे काले होने लगे। उसके चेहरे की झुर्रियां मिटने लगी और उसकी मांसपेशियों में फिर से जान आने लगी। लेकिन नव्या हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी पूरी रूहानी ताकत झोंक दी और ईशान की गर्दन दबोच ली। अगर मैं जवान नहीं रहूंगी तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। उसने ईशान को उठाकर खिड़की के बाहर फेंकने की कोशिश की, वहां जहां अब भी वो डरावना रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। ईशान का आधा शरीर खिड़की के बाहर हवा में लटक गया। नीचे हजारों फीट गहरा गड्ढा नहीं था, बल्कि जलती हुई रेत की एक कब्र थी जो उसे निगलने के लिए खुली थी। तभी उस अंधे बाबा ने अपना हाथ ईशान की तरफ बढ़ाया। पकड़ो इसे, अगर तुम उस रेत में गिरे तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। ईशान ने एक हाथ से बाबा का हाथ पकड़ा और दूसरे से उस ताबीज को नव्या के माथे पर दे मारा। ताबीज जैसे ही नव्या के माथे से टकराया, एक सफेद आग की लपट उठी। नव्या की चीख इतनी भयानक थी कि ईशान के कानों से खून बहने लगा। वह चुड़ैल धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा राख होकर गिरने लगा। मैं फिर आऊंगी ईशान, जब तक तुम्हारा खानदान जिंदा है मैं आती रहूंगी। एक आखिरी धमाके के साथ नव्या गायब हो गई। कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। रेगिस्तान गायब हो गया और बाहर फिर से दिल्ली की ट्रैफिक की आवाजें सुनाई देने लगी। ईशान फर्श पर बेदम होकर गिर पड़ा। वो अब जवान हो चुका था, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह टूट चुका था। जब उसने सिर उठाकर देखा तो वो अंधा बाबा भी वहां नहीं था। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और फर्श पर बिखरी हुई थोड़ी सी रेगिस्तानी रेत। ईशान ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक छोटा सा काला निशान था, एक ऐसी आकृति जो बिल्कुल नव्या की आंखों जैसी थी। वो समझ गया, चुड़ैल खत्म नहीं हुई थी, उसने सिर्फ अपना रास्ता बदला था। क्या ईशान उस काले निशान का राज समझ पाएगा? क्या नव्या अब उसके शरीर के अंदर ही कहीं छुप गई है? ईशान को लगा था कि सुबह का सूरज उसके सारे दुखों को मिटा देगा, लेकिन जब वह सोकर उठा तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। वो अब जवान तो था, उसका चेहरा पहले जैसा ही चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां हल्की सी पीली पड़ गई थी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। वह काला निशान, जो कल रात एक छोटे से धब्बे जैसा था, अब बढ़कर उसकी कलाई तक पहुंच गया था। वह निशान नहीं था, वह नसों का एक जाल था जो उसकी खाल के नीचे काला पड़ रहा था। ईशान ने जैसे ही अपनी अलमारी से कपड़े निकालने के लिए हाथ बढ़ाया,
उसका हाथ अपने आप कांपने लगा। अचानक उसे कमरे में एक सड़ी हुई महक आई, वही महक जो नव्या की मौजूदगी में आती थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे के आईने में उसकी नजर अपनी परछाई पर पड़ी। ईशान की रूह कांप गई। आईने में उसका चेहरा तो उसका अपना ही था, लेकिन उसकी परछाई की गर्दन लंबी थी और उसके हाथ किसी जानवर के पंजे जैसे थे। परछाई ने आईने के अंदर से ही ईशान की तरफ हाथ बढ़ाया। ईशान पीछे हट गया, लेकिन आईने से नव्या की दबीत भी हंसी सुनाई दी। तुमने क्या सोचा ईशान, कि एक ताबीज मुझे सदियों पुरानी प्यास से दूर कर देगा? मैंने तुम्हारी उम्र वापस नहीं की, मैंने बस अपना ठिकाना बदल लिया है। अब मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर हूं। ईशान का गला भर आया। बाहर निकलो, मेरे शरीर से बाहर निकलो। उसने गुस्से में आईने पर मुक्का मारा। आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन हर टूटे हुए टुकड़े में उसे नव्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखने लगा। ईशान को अब तेज भूख लगने लगी थी, लेकिन यह साधारण भूख नहीं थी। उसे खाने की चीजों से घिन आने लगी। जब उसने पानी पीना चाहा, तो उसे वो खून जैसा लाल और गाढ़ा महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि नव्या अब उसकी इंद्रियों, सेंसेस को कंट्रोल कर रही थी। दोपहर होते होते ईशान की हालत खराब होने लगी। उसे ठंड लग रही थी, जबकि दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी। वो बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन उठाया और देखा, वो वही डेटिंग ऐप था जिसे उसने डिलीट कर दिया था। वो ऐप अपने आप फिर से इंस्टॉल हो गया था। स्क्रीन पर एक नया मैच दिखा। ईशान का हाथ अपने आप उस प्रोफाइल की तरफ बढ़ा। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब उसके बस में नहीं था। उसका अंगूठा स्क्रीन पर चला और उसने एक अनजान लड़की की प्रोफाइल को लाइक कर दिया। नव्या की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, मुझे जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए ईशान। अगर तुम मुझे जवान खून नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारा ही जिगर चबाना शुरू कर दूंगी। अब तुम मेरे शिकारी हो, जाओ मेरे लिए शिकार ढूंढो। ईशान रोने लगा। मैं किसी मासूम की जान नहीं लूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे ही उसने ये कहा, उसके पेट में एक असहनीय दर्द उठा, जैसे कोई अंदर से उसे काट रहा हो। उसकी खाल पर काली नसें उभर आई और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। दर्द इतना भयानक था कि उसकी चेतना लुप्त होने लगी। तभी उसके कमरे के बाहर किसी ने दस्तक दी। वो उसका दोस्त था जो उसे कॉलेज में न देखकर फिक्रमंद होकर चला आया था। ईशान, भाई अंदर है क्या? दरवाजा खोल। ईशान के मन में एक तरफ डर था और दूसरी तरफ वह भयानक भूख। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका जबड़ा अपने आप चौड़ा होने लगा। उसके दांत नुकीले होने लगे थे। ईशान ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, भाग जाओ, यहां से भाग जाओ। लेकिन उसके मुंह से जो आवाज निकली वो ईशान की नहीं थी। वो नव्या की डरावनी और भारी आवाज थी, अंदर आ जाओ दोस्त, ईशान तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। ईशान अपने ही शरीर के अंदर एक कैदी बन चुका था और उसकी आंखों के सामने उसका सबसे पक्का दोस्त मौत के जाल में कदम रख रहा था। क्या ईशान अपने दोस्त को अपनी भूख का शिकार बनने से रोक पाएगा, या नव्या अब ईशान के हाथों से ही खूनी खेल शुरू करवाएगी? कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। ईशान का दोस्त समीर हाथ में कुछ किताबें लिए अंदर दाखिल हुआ। भाई, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? और ये कमरे में इतनी बदबू कैसी? समीर की बात बीच में ही कट गई जब उसकी नजर फर्श पर पड़े ईशान पर पड़ी। ईशान का शरीर ऐंठ रहा था। उसकी पीठ की हड्डियां किसी अजीब कोण पर मुड़ रही थी, जैसे कोई अंदर से उसकी खाल को फाड़कर बाहर आना चाह रहा हो। ईशान, क्या हुआ तुझे? समीर घबराकर उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने ईशान के कंधे पर हाथ रखा, ईशान ने अपना सिर झटके से ऊपर उठाया।
समीर 2 कदम पीछे गिर पड़ा। ईशान की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। सफेद हिस्सा गायब था, बस 2 गहरे कुएं जैसी आंखें जिनमें एक भूखी रूह झांक रही थी। ईशान का चेहरा धीरे धीरे नव्या के चेहरे में बदल रहा था और फिर वापस ईशान का हो जा रहा था। ये एक भयानक लुका छिपी का खेल था। ईशान का दिमाग चीख रहा था, समीर भाग, मुझे पकड़ रखा है इसने, भाग जा। लेकिन उसके होठों से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली, समीर, मुझे बहुत प्यास लगी है। समीर कांपने लगा। तेरी आवाज को क्या हुआ? रुक, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं। जैसे ही समीर ने फोन निकाला, ईशान की कलाई से निकली उन काली नसों ने सांप की तरह बढ़कर समीर का फोन छीन लिया और उसे दीवार पर दे मारा। अब ईशान रेंगता हुआ समीर की तरफ बढ़ रहा था। उसके चलने का तरीका इंसानी नहीं था। वो किसी मकड़ी की तरह हाथों और पैरों के बल चल रहा था। नव्या की आवाज ईशान के गले से गूंजी, कितना गहरा रिश्ता है ना तुम्हारा, इसका खून तो और भी मीठा होगा। तुम्हारी यादों की मिठास और इसकी जवानी का जोश। ईशान, ये तो नहीं है, होश में आ भाई। समीर दीवार से सट गया। ईशान का हाथ समीर के गले तक पहुंच गया। उसके नाखून समीर की खाल में धंसने लगे। समीर के गले से खून की एक पतली लकीर निकली। जैसे ही ईशान या उसके अंदर बैठी नव्या ने उस खून की महक सूंघी, कमरे की हवा भारी हो गई। ईशान के चेहरे पर एक राक्षसी खुशी आ गई। लेकिन ठीक उसी वक्त ईशान के मन के किसी कोने में दबी उसकी अपनी रूह ने आखिरी विद्रोह किया। उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। उसे वो ताबीज याद आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना ही हाथ समीर के गले से हटाकर दीवार पर दे मारा। समीर, अलमारी, तीसरी दराज, लाल कपड़ा, ईशान तड़पते हुए चिल्लाया। समीर समझ गया कि ईशान लड़ रहा है। वो लड़खड़ाते हुए अलमारी की तरफ भागा। वहां लाल कपड़े में वही पुराना ताबीज और गंगाजल की एक छोटी शीशी रखी थी, जो ईशान ने कल रात बाबा के गायब होने के बाद वहां छुपा दी थी। जैसे ही समीर ने गंगाजल की शीशी खोली, पूरे कमरे में नव्या की चीख गूंजने लगी। ईशान का शरीर हवा में उछलकर छत से जा टकराया। ईशान पर डाल इसे, ईशान ने अपनी असली आवाज में चीख कर कहा। समीर ने कांपते हाथों से गंगाजल ईशान के चेहरे पर छिड़क दिया। जैसे ही पवित्र जल की बूंदें ईशान की खाल से टकराईं, वहां से काला धुआं उठने लगा। नव्या की रूह ईशान के शरीर के अंदर जलने लगी। तुम मुझे निकाल नहीं सकते, मैं तुम्हारी रगों का हिस्सा हूं। नव्या की आवाज गूंजी, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। ईशान ने मौका पाकर समीर के हाथ से वो ताबीज झपटा और उसे अपनी हथेली पर बने उस काले निशान पर जोर से दबा दिया। ताबीज और उस काले निशान के बीच एक संघर्ष शुरू हुआ। ईशान का हाथ जलने लगा, मांस फटने की बदबू आने लगी, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। एक आखिरी भयानक चीख के साथ ईशान के शरीर से एक काला साया बाहर निकला और खिड़की के कांच को तोड़ते हुए बाहर निकल गया। कमरे का तापमान अचानक सामान्य हो गया। ईशान बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ा। समीर उसके पास भागा। ईशान, भाई, तू ठीक है? ईशान ने अपनी हथेली देखी। काला निशान अब गायब था, लेकिन उसकी जगह एक गहरा जला हुआ जख्म बन गया था। वो हाफ रहा था। वो चली गई समीर, लेकिन वो खत्म नहीं हुई। मैंने उसे अपने अंदर से बाहर तो निकाल दिया, पर वो अब भी बाहर खुले में है, और अब वो और भी ज्यादा गुस्से में होगी। खिड़की के बाहर दिल्ली की शाम की धुंध में एक औरत का साया खड़ा था। उसने लाल रंग का राजस्थानी जोड़ा पहना था, जो अब तार तार हो चुका था। उसने ईशान की तरफ देखा और एक हाथ से इशारा किया, जैसे कह रही हो कि ये अंत नहीं है। नव्या को अब ईशान के शरीर की जरूरत नहीं थी। उसने ईशान से इतना जीवन सोख लिया था कि वो अब भौतिक रूप, फिजिकल फॉर्म लेने के काबिल हो चुकी थी। अब वह दिल्ली की गलियों में
एक असली इंसान की तरह घूम सकती थी। क्या नव्या अब दिल्ली के दूसरे बेगुनाह लड़कों को अपना शिकार बनाएगी? क्या ईशान उसे रोकने के लिए खुद को दांव पर लगाएगा? ईशान के शरीर से बाहर निकलने के बाद नव्या अब और भी घातक हो गई थी। उसके पास अब ईशान की जवानी का एक बड़ा हिस्सा था, जिसने उसे दिल्ली की भीड़ भाड़ में छिपने की ताकत दे दी थी। अब उसे किसी ऐप की जरूरत नहीं थी। वो साक्षात मौत बनकर सड़कों पर उतर चुकी थी। ईशान और समीर कमरे में सहमे हुए बैठे थे। ईशान का हाथ बुरी तरह जल चुका था, लेकिन उसे अपने दर्द से ज्यादा शहर की फिक्र थी। समीर, वो अब रुकने वाली नहीं है। उसने मेरी जवानी से जो ताकत पाई है, वो उसे और भी भूखा बना देगी। वो यहीं कहीं है, इसी शहर की गलियों में। उसी रात दिल्ली के एक पॉश इलाके के क्लब से एक लड़का बाहर निकला। उसका नाम वरुण था। वो अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे एक सुरीली पायल की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे कोने में एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने राजस्थानी नक्काशी वाला घाघरा पहना था, जो रात की हल्की रोशनी में चमक रहा था। वरुण मोहित हो गया। आप यहां क्या कर रही हैं? क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? नव्या ने अपनी घनी पलकें उठाई। उसकी आंखों में अब पीलापन नहीं, बल्कि एक सम्मोहक चमक थी। मैं रास्ता भटक गई हूं। क्या तुम मुझे मेरे घर तक ले चलोगे? जैसे ही वरुण ने उसे अपनी कार में बिठाया, कार के अंदर की हवा बर्फीली ठंडी हो गई। वरुण को लगा कि शायद एयर कंडीशनर तेज है, पर तभी उसने गौर किया कि लड़की के हाथ की उंगलियां असाधारण रूप से लंबी और नुकीली थी। आपका घर कहाँ है? वरुण ने पूछा। नव्या ने उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा झुकाया और फुसफुसाई, वहीं जहां से कोई वापस नहीं आता। अगली सुबह दिल्ली के एक सुनसान पार्क में एक लाश मिली। वो वरुण था, लेकिन पुलिस और वहां खड़े लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। 25 साल का वरुण अब एक 80 साल के बूढ़े जैसा दिख रहा था। उसके शरीर का सारा खून और मांस जैसे किसी ने अंदर से सोख लिया हो। वह केवल हड्डियों पर लिपटी हुई एक सूखी खाल का ढेर मात्र रह गया था। ईशान ने जब न्यूज चैनल पर यह खबर देखी तो उसका दिल बैठ गया। उसने देखा कि लाश के गले पर वही निशान था जो कभी उसके अपने गले पर बना था। समीर, हमें उसे रोकना होगा। वह एक के बाद एक लड़कों को निशाना बना रही है। वो अपनी ताकत बढ़ा रही है ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो सके, ईशान ने दृढ़ता से कहा। तभी ईशान के टूटे हुए फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन टूटी हुई थी, पर शब्द साफ दिख रहे थे। ईशान, अगला नंबर तुम्हारे उस दोस्त का है जिसने मुझे तुम्हारे शरीर से निकाला था। आज रात लाल किला, अगर हिम्मत है तो उसे बचाने आ जाना। ईशान का खून जम गया। नव्या समीर को निशाना बनाने वाली थी। समीर, जो इस वक्त ईशान के लिए पानी लेने रसोई में गया था। ईशान दौड़कर रसोई में पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था। फर्श पर पानी का गिलास टूटा पड़ा था और रसोई की खिड़की खुली थी। खिड़की की चौखट पर रेगिस्तान की वही बारीक पीली रेत बिखरी हुई थी। ईशान समझ गया कि खेल अब उसके हाथों से निकल चुका है। नव्या ने समीर को अगवा कर लिया था। वह उसे अपनी बलि बनाना चाहती थी ताकि वह अपनी रूह को पूरी तरह इस दुनिया में स्थापित कर सके। ईशान ने वो पुराना ताबीज उठाया और अपने जले हुए हाथ पर पट्टी बांधी। उसे पता था कि लाल किला के पुराने खंडहरों और तहखानों में नव्या का सामना करना खुद को मौत के हवाले करने जैसा है, पर उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो घर से बाहर निकला। दिल्ली की सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थी, पर ईशान को हर मोड़ पर नव्या की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। हवा में चमेली और सड़े हुए मांस की मिलीजुली महक तैर रही थी। जैसे ही वो लाल किले की विशाल दीवारों के पास पहुंचा, आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया। किले के पुराने दरवाजों के पीछे से सिसकियों और चीखों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराने दफन राज आज जागने वाले हैं।
क्या ईशान समीर को उस लहू-पिचाचिनी के चंगुल से बचा पाएगा? क्या लाल किले के अंधेरे तहखानों में ईशान की अपनी जिंदगी का अंत होगा? लाल किले की दीवारें रात के सन्नाटे में किसी विशाल दैत्य की तरह खड़ी थी। ईशान जब किले के पिछले हिस्से के उस पुराने प्रतिबंधित द्वार के पास पहुंचा तो पहरेदार गायब थे। हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे ऑक्सीजन की जगह कोई जहरीली धुंध छा गई हो। ईशान के हाथ में वही ताबीज था जो अब रह रह कर धड़क रहा था। जैसे जैसे वह किले के अंदरूनी तहखानों की ओर बढ़ रहा था, दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जलने लगी, लेकिन उनकी रोशनी पीली नहीं बल्कि हल्की नीली थी, जो इस बात का संकेत थी कि यहां रूहानी ताकतों का पहरा है। समीर, कहां हो तुम? ईशान की आवाज पत्थरों से टकराकर वापस आ रही थी। तभी उसे एक गहरी और भारी आवाज सुनाई दी। वह किसी के मंत्र जपने की आवाज थी। ईशान एक गुप्त रास्ते से होते हुए एक विशाल तहखाने में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बीचों बीच एक वेदी बनी थी, जिसके चारों तरफ रेगिस्तान की रेत का एक बड़ा घेरा था। समीर उस वेदी पर बेसुध पड़ा था। उसके चारों तरफ 7 काली मोमबत्तियां जल रही थी, जिनकी लौ इंसानी साय की तरह नाच रही थी। नव्या वेदी के पास खड़ी थी। वो अब पूरी तरह एक महारानी की तरह दिख रही थी। लाल राजस्थानी लिबास, सिर पर भारी जेवर और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी को भी पत्थर बना दे। लेकिन उसके पैरों की तरफ नजर पड़ते ही सच सामने आ जाता था। उसके पैर उल्टे थे और जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रहे थे। देर कर दी तुमने ईशान, नव्या की आवाज तहखाने में गूंजी। आज की रात रक्त पूर्णिमा है। अगर इस लड़के का खून इस रेत पर गिरा तो मैं कभी न खत्म होने वाली जवानी पालूंगी। फिर मुझे किसी अंधेरे कोने में छिपने की जरूरत नहीं होगी। उसे छोड़ दो नव्या। तुम्हारा बदला मुझसे था, मेरे परिवार से था। समीर का इससे कोई लेना देना नहीं है। ईशान चिल्लाया और वेदी की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही उसने रेत के घेरे को छूने की कोशिश की, एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे फेंक दिया। नव्या जोर से हंसी। ये रेत साधारण नहीं है, ये मेरे कबीले की कब्रों की राख है। इसे सिर्फ वही पार कर सकता है जो अपनी जिंदगी का सौदा करने को तैयार हो। नव्या ने एक खंजर उठाया, वही पुराना खंजर जिससे सदियों पहले उसे मारा गया था। उसने समीर की गर्दन के पास खंजर रखा। देखो ईशान, इसकी रगों में दौड़ता हुआ ये गर्म खून, ये मुझे फिर से जीवित कर देगा। ईशान समझ गया कि ताबीज की शक्ति इस घेरे के बाहर काम नहीं करेगी। उसे उस घेरे के अंदर जाना ही होगा। उसने ताबीज को अपने सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि अगर नव्या को जवानी चाहिए तो वो उसे अपनी बची कुची जिंदगी दे देगा, पर समीर को मरने नहीं देगा। ईशान ने चीख कर कहा, नव्या रुको, अगर तुम्हें अमर होना है तो तुम्हें एक ऐसे खून की जरूरत है जिसमें तुम्हारा अपना अंश हो। मेरे अंदर अभी भी तुम्हारी दी हुई वह काली नसें बची है। मेरा सौदा स्वीकार करो। समीर को छोड़ो और मुझे ले लो। नव्या रुकी। उसके चेहरे पर लालच आ गया। ईशान सही कह रहा था। ईशान का शरीर उस तांत्रिक प्रक्रिया के लिए पहले से ही तैयार था। क्या तुम सच में अपनी आखिरी सांसें मुझे देने को तैयार हो? नव्या ने हवा में तैरते हुए ईशान के करीब आकर पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम फिर कभी किसी बेगुनाह को नहीं छुओगी, ईशान ने कांपती आवाज में कहा। नव्या ने एक कुटिल मुस्कान दी। ठीक है, घेरे के अंदर आओ। जैसे ही ईशान ने रेत के घेरे में कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे वह आग के दरिया में उतर गया हो। उसकी खाल जलने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। वो वेदी के पास पहुंचा और समीर को धीरे से नीचे उतार दिया। समीर अब भी बेहोश था। नव्या ने ईशान का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि ईशान का खून जमने लगा। उसने खंजर ईशान के हाथ पर चलाया। जैसे ही ईशान का खून फर्श पर गिरा,
तहखाना कांपने लगा। नव्या की आंखें बंद हो गई। वह ईशान की पूरी आत्मा को सोखने के लिए तैयार थी, लेकिन ईशान ने एक चीज छिपा कर रखी थी। उसने ताबीज को अपनी मुट्ठी में इतना कसकर दबाया था कि उसकी धार से उसका अपना हाथ कट गया था। उसका खून ताबीज पर लगा हुआ था। जैसे ही नव्या ने ईशान की ऊर्जा खींचनी शुरू की, ताबीज की पवित्र शक्ति उसके खून के जरिए नव्या के शरीर में प्रवेश कर गई। नव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या किया तुमने? ये धोखा है। ईशान मुस्कुराया, हालांकि उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था। ये सौदा था नव्या, एक रूह का दूसरी रूह से। अचानक वेदी के नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ। नीली रोशनी ने पूरे तहखाने को भर दिया। नव्या का शरीर बीच से फटने लगा। वो हवा में छटपटाने लगी, जैसे हजारों अदृश्य हाथ उसे वापस पाताल की ओर खींच रहे हों। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी ईशान। अगर मैं जाऊंगी तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। नव्या ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर ईशान का गला दबोच लिया। तहखाना ढहने लगा, पत्थर गिरने लगे। ईशान को लगा कि अब सब खत्म है। क्या ईशान और समीर उस गिरते हुए मलबे से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? क्या नव्या का अंत वाकई हो गया है, या वो अपनी आखिरी चाल चल चुकी है? लाल किले का वह प्राचीन तहखाना अब एक कब्रिस्तान की तरह खामोश नहीं था, बल्कि वहां नर्क की चीखें गूंज रही थी। ईशान का गला नव्या की बर्फीली उंगलियों की जकड़ में था। जैसे जैसे नव्या की रूह ताबीज की पवित्र अग्नि में जल रही थी, उसका रूप बदल रहा था। अब वो खूबसूरत राजस्थानी लड़की नहीं थी, बल्कि 7 फीट लंबी एक काली परछाई थी, जिसकी खाल जघसगे से फटी हुई थी और उन घावों से कीड़े रेंग रहे थे। तुमने मुझे धोखा दिया। नव्या की आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। मैं जल रही हूं ईशान, लेकिन मैं अकेले नर्क नहीं जाऊंगी। अचानक तहखाने की जमीन फटने लगी। उन दरारों से रेगिस्तान की तपती हुई रेत उबलते हुए लावा की तरह बाहर निकलने लगी। ईशान को महसूस हुआ कि उसके पैरों की खाल जलकर हड्डियों से अलग हो रही है। समीर अभी भी बेहोश था और उसका शरीर धीरे धीरे उस खूनी रेत में धंसता जा रहा था। ईशान ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और ताबीज को सीधे नव्या के खुले हुए जख्म के अंदर गाड़ दिया। नव्या ने एक ऐसी चीख मारी जिसे सुनकर शायद पूरे दिल्ली शहर के कुत्तों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया होगा। उसकी आंखों से खून की जगह काली राख बहने लगी। उसका शरीर हवा में पिघलने लगा, लेकिन मरते मरते उसने अपनी नुकीली उंगलियां ईशान की आंखों के बेहद करीब ला दी। तुम्हें क्या लगा ईशान कि ये ताबीज तुम्हें बचा लेगा? जिस मिट्टी से मैं बनी हूं, उसी मिट्टी का हिस्सा अब तुम्हारी रूह भी है। तुम जहां भी जाओगे, जिसके भी करीब रहोगे, मेरी भूख वहां हमेशा रहेगी। एक जोरदार धमाके के साथ नव्या का वजूद काले धुएं में बदल गया। पूरे तहखाने में मलबा गिरने लगा। ईशान ने गिरते हुए पत्थरों के बीच से समीर को घसीटा और किसी तरह उस गुप्त रास्ते से बाहर की ओर भागा। जैसे ही वे किले के बाहरी परिसर में पहुंचे, पीछे से पूरा तहखाना एक गहरे गड्ढे में तब्दील हो गया, जैसे जमीन ने उस पाप को निगल लिया हो। सुबह की पहली किरण जब ईशान के चेहरे पर पड़ी तो वो अस्पताल के बिस्तर पर था। समीर उसके बगल में बैठा था। उसके गले पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन वह ठीक था। पुलिस ने इसे एक पुराने ढांचे का गिरना मानकर मामला रफा-दफा कर दिया था। समीर ने ईशान का हाथ पकड़ा। भाई, सब खत्म हो गया। वो डायन चली गई, हम बच गए। ईशान ने फीकी मुस्कान दी। उसे भी लगा कि शायद बुरा सपना खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पट्टी खोली, उसका दिल दहल गया। उसके हाथ का वह जला हुआ निशान, वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि अब वो एक डरावने चेहरे की शक्ल ले चुका था। नव्या का चेहरा। हफ्तों बीत गए। ईशान ने दिल्ली छोड़ दी और एक दूर दराज के गांव में रहने चला गया ताकि किसी और को खतरा न हो।
उसे लगा कि वह सुरक्षित है। एक रात वो अपने नए घर में आईने के सामने खड़ा था। उसने देखा कि उसकी उम्र फिर से तेजी से ढल रही है। उसके बाल रातों रात सफेद हो गए। उसने आईने की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा कि आईने में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि आईने के अंदर नव्या खड़ी थी, जो अब और भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसने शीशे पर अपनी उंगली से लिखा, मैंने कहा था न ईशान, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। ईशान के कमरे की बत्तियां टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के नीचे से कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। वही पायल की छन छन, वही सड़े हुए मांस की महक। ईशान ने डर के मारे अपना फोन उठाया ताकि वह समीर को कॉल कर सके। जैसे ही फोन की स्क्रीन जली, फ्रंट कैमरे में उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन कैमरे में उसका अपना चेहरा नहीं था। वो नव्या का चेहरा था जो ईशान के धड़ पर लगा हुआ था। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि उसके हाथ अपने आप उसकी अपनी गर्दन की ओर बढ़ रहे हैं। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली होती जा रही थी। समीर को उस रात एक वॉइस मैसेज मिला। उसने जैसे ही प्ले किया, ईशान की चीख सुनाई दी और फिर एक औरत की सुरीली आवाज में राजस्थानी लोकगीत गूंजने लगा। केसरिया बालम, आओ नी पधारो म्हारे देश। संदेश के अंत में सिर्फ एक फुसफुसाहट थी, अगली प्रोफाइल तुम्हारी है समीर। समीर ने कांपते हाथों से अपना फोन देखा। उसके फोन पर अपने आप वही डेटिंग ऐप खुल गया था और सामने जो मैच आया था वो ईशान की फोटो थी। लेकिन ईशान की आंखों में वही पुरानी पीली और डरावनी चमक थी। चुड़ैल मरी नहीं थी। उसने ईशान के जिस्म को अपना नया घर बना लिया था। अब वह ईशान बनकर दुनिया के सामने थी और अगला शिकार तैयार था। दोस्तों, ईशान की ये खौफनाक दास्तां हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। आज के डिजिटल दौर में जहां हम अजनबियों से सिर्फ एक स्वाइप की दूरी पर हैं, वहां सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खूबसूरत प्रोफाइल के पीछे कोई नेक दिल इंसान हो, ये जरूरी नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए कभी भी अपनी सुरक्षा और अपनी जड़ों से समझौता न करें। इंटरनेट की जादुई दुनिया में अपनी निजी जानकारी साझा करने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि स्क्रीन के उस पार कोई नव्या जैसी रूह भी हो सकती है जो सिर्फ आपकी जवानी या आपके सुकून की नहीं, बल्कि आपकी रूह की प्यासी हो। याद रखिए, असली रिश्ते वक्त मांगते हैं और जो चीज जरूरत से ज्यादा जल्दी और खूबसूरत लगे वो अक्सर एक जाल होती है। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है और हमें कमेंट करके बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि आपसे कोई भी स्टोरी ना छूटे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।